स्वागत है आप सभी का बाजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर आप निफ्टी 50 के करंट लेवल्स को देखेंगे तो 8769 पर निफ्टी कर रहा है कामकाज। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी ब्रॉड इंडिसेज में अगर आप देखेंगे तो लाल निशान में ही कामकाज हो रहा है। करीब करीब आधे % तक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी इसी तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, 128 पॉइंट्स की गिरावट। साथ ही निफ्टी बैंक में आज अब प्रेशर देखने को मिल रहा है, 60 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। साथ ही अब आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही लाल निशान में आते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से थोड़ी बहुत खरीदारी जो मार्केट्स को सपोर्ट दे रही थी वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब यहां पर भी लाल निशान फैलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देख लेते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स और शेयर्स हैं जहां पर बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताने के लिए अंचल भी हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से। अंचल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जुबिलेंट फूड के बारे में। एकाएक आज हमने सुबह ही गिरावट देखने को मिली और जिसकी वजह से पूरा इंडेक्स भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आया एफएमसीजी का, लेकिन क्या कुछ कारण रहे हैं इस गिरावट के पीछे? शुक्रिया साक्षी। देखिए, कारण साफ है। जुबिलेंट फूड के जो सीईओ है अजय कौल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और इसलिए भी प्रेशर बन रहा है क्योंकि पिछले 6 महीने में ये दूसरा बड़ा मैनेजमेंट एग्जिट है। 6 महीने पहले कंपनी के सीएफओ थे, उन्होंने पहले अपना रिजिग्नेशन डाला था, उसके बाद अब सीईओ का रिजिग्नेशन आना, तो जो एक प्रक्रिया चालू की थी जुबिलेंट फूड्स ने अपने ऑपरेटिंग नंबर्स को, अपने ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती हुई दिखेगी। सो मच सो इसके बाद साक्षी देखिए कई सारे ब्रोकर्स ने अपनी राय भी रखी। क्रेडिट स्विस की राय आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 6 महीने में 2 टॉप मैनेजमेंट्स का जाना शेयर के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रहेगा, और यही चीज़ आज साफ देखी जा रही है। जुबिलेंट फूड्स के शेयर में भारी बिकौली दिखी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि देव अमृतेश कंपनी के नए सीईओ बन सकते हैं। अभी ऐसा कोई नाम बाहर नहीं आया, लेकिन हाँ 2 टॉप मैनेजमेंट एग्जिट्स हुए हैं कंपनी से बीते 6 महीने में, उसका इम्पैक्ट साफ आज शेयर पे देखने को मिल रहा है। शेयर अभी भी करीब 6.5% नीचे कामकाज कर रहा है। एब्सोल्युटली, लेकिन कुछ और भी सेक्टर्स और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। अंचल, कौन से हैं वो शेयर्स? बिल्कुल साक्षी, मंगलम सीमेंट से शुरुआत करेंगे। देखिए, मंगलम सीमेंट में एक अच्छी खबर आई। अलीगढ़ में सीमेंट गाइडिंग की इकाई शुरू की है कंपनी ने, और इस खबर के बाद से आज सुबह से शेयर एक अच्छा मूव दिखा रहा है। विद वॉल्यूम इसमें खरीदारी अभी भी करीब 4% ऊपर है। तिलक नगर इंडस्ट्री, देखिए प्रमोटर ने 10 लाख शेयर कंपनी के गिरवी रखे शेयर को छुड़वाया। जब भी प्रमोटर या तो स्टेक बढ़ाता है या फिर गिरवी रखे शेयर छुड़वाता है, वो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव होता है। और आज तिलक नगर इंडस्ट्रीज वन ऑफ द टॉप बजिंग शेयर्स में शामिल है। इस समय मिड कैप सेक्टर में 7-7.5% की तेजी के साथ अभी कामकाज कर रहा है। पीवीआर पिंक के नंबर्स आए हैं, वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आए हैं, और करीब 21.5 करोड़ पिंक मूवी ने कलेक्शंस की हैं बॉक्स ऑफिस पे। शानदार कलेक्शन रही हैं, उसका साफ इम्पैक्ट आज पीवीआर के शेयर पे है। साथ ही साथ मार्क्सन फार्मा, देखिए ब्लॉक डील्स हुई हैं, 10.22 लाख शेयर की 2 बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं 49 to 49.50 के भाव के बीच में, और इन ब्लॉक डील्स के बाद से इसमें तेजी बनती हुई दिखी। अभी भी 7.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। कैस्ट्रॉल सुबह से ही आज बजिंग है। ऑलरेडी बातचीत चल रही थी कि कैस्ट्रॉल के अंदर हिस्सा बेचा जाएगा, और फाइनली होता हुआ भी दिखा। कैस्ट्रॉल लिमिटेड ने कंपनी के अंदर 4.6 करोड़ कंपनी के बेचे हैं। कुल इक्विटी का करीब 8.7% हिस्सा बेचा गया ब्लॉक डील के जरिए, और इस ब्लॉक डील्स के होने के बाद से ही शेयर में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। शुरुआत में कैस्ट्रॉल का शेयर खुला तेज था, लेकिन जब ब्लॉक डील्स हो गई उसके बाद से तेजी बढ़ती हुई दिखी। अभी करीब 8% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। बजाज ऑटो, जैसा कि आप बात कर रहे थे, तो बजाज ऑटो ने 3 मॉडल्स के दाम घटाए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है 2.3% तक 3 मॉडल्स के दाम घटाए गए हैं। इस खबर के बाद कंपनी ने अपने प्राइसेस कम किए, उसका एक इम्पैक्ट एविडेंट है। शेयर पे करीब 2% नीचे कामकाज कर रहा है। वहीं आप बात करते हैं कुछ सेक्टर्स की। केमिकल सेक्टर फिर से बजेंगे। सुदर्शन केमिकल, बोदल केमिकल, आईजी पेट्रोकेमिकल, साथ साथ श्री पुष्कर केमिकल और चेमफैब एल्कली, शानदार खरीदारी केमिकल शेयरों में दिख रही है। साथ ही साथ मेटल शेयरों में एक तेजी दिख रही है। कल्याणी स्टील, सेल, उत्तम गालवा, कामधेनु, टाटा स्टील, इन सभी शेयरों में खरीदारी दिख रही है। इसके अलावा जो ऑटो शेयर्स हैं, जो स्पेशली टॉप ऑटो कंपनी है, उन सब में प्रेशर बनता हुआ दिखा। बजाज ऑटो की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हीरो मोटोकॉर्प को देखिए बेहद ज़्यादा बिकवाली बनती हुई दिखी, करीब 3% नीचे अभी भी शेयर कामकाज कर रहा है। साथ ही टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, एमएनएम, इन सभी बिकवाली। मारुति सुजुकी लेकिन इससे कहीं ना कहीं अंश हुआ है। तो और साथ ही में एंड में जो कुछ ऐसे शेयर हैं मिड कैप पे जिन्होंने ट्रेंड को ब्रेक किया। देखिए मिड कैप ऑलरेडी फ्रंटलाइन इंडेक्स को आउटपरफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ शेयर है इंडिया ग्लाइकॉल जैसे जो शानदार खरीदारी दिखा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इन सभी सेक्टर्स को लिस्ट आउट करने के लिए जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जान लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट से किस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, एक सबड्यूड ट्रेड आज सुबह से ही हमने देखा, कहीं ना कहीं एक कॉशियसनेस नजर आ रही है यूएस फेड की बैठक से पहले, और मार्केट्स में अगर आप देखेंगे खासतौर पर सेंसेक्स में कि लगातार ब्रीच करने से टूट जाता है 28,500, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी, रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ इंडिकेशंस है आपके पास?
क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स पे दबाव था, आज उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे उसी का रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रहा है। 3 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी के खड़े हुए और ज़्यादातर बायस जो है वो नेगेटिव साइड पे, यानी कि आज ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग की ट्रेडर्स ने, और जो बिकवाली हुई है उसमें फिर से 8800 की कॉल, 8900 की कॉल्स में आज राइटिंग ज़्यादा है। 8800 की कॉल में 6.5 लाख शेयर, इनफैक्ट ये 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उसके बाद से ही ओपन इंटरेस्ट में एकदम से इजाफा आता हुआ नजर आया और 8800 की कॉल बिकी मार्केट में 17% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट एडिशन इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि राहत यह है जो आप बात करते हैं नेचुरल पे सपोर्ट, इसलिए क्योंकि अगर आप पुट राइटिंग देखेंगे वो भी विजिबल होगी आज 8700 8800 में, ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा नहीं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड पर डेवलपमेंट है। ऐसी मार्केट्स बिल्कुल एक रेंज बाउंड मार्केट होती है, एक गिरावट अगले दिन तेजी में भी बदल सकती है। तो देखना होगा कि फेड पॉलिसी आउटकम क्या निकलता है, या फिर ग्लोबल मार्केट्स कुछ रिबाउंड शो करती हैं तो इंडियन मार्केट्स भी रिबाउंड कर सकती हैं। जो तेजी बनी उसमें कैस्ट्रॉल ये सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला स्टॉक है आज डेरिवेटिव मार्केट पे, जिसके बारे में भी जिक्र कर रहे थे अंचल। 43 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए नजर आए। इसके अलावा वोखार्ड एक और स्टॉक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, स्टॉक में 1 लाख शेयर शेड हुए ओपन इंटरेस्ट में, स्ट्रॉन्ग मूव दिया है इसने। बायोकॉन आज पूरा ही फार्मा पैक बज कर रहा है और डेरिवेटिव्स में वोखार्ड, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स, कैडिला जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। निफ्टी पे एक स्टॉक है ONGC ऑयल एंड गैस स्पेस में जो कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी पे आज काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुआ है ये स्टॉक। जो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं उसमें जुबिलेंट फूड वर्क्स 6.3 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़े। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पर अनवाइंडिंग प्रेशर जोरदार है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, DLF, HDL जैसे स्टॉक्स टूटे आज। फेडरल बैंक और 2 व्हीलर पैक में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरी अपडेट के लिए। ONGC का आप नाम ले रहे थे जहां पर इस वक्त जनरेट हो रहा है इंटरेस्ट, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो एक थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्शन ला सकती है। ONGC विदेश पर एक सर्विस टैक्स डिमांड 6000 करोड़ तक का स्लैब किया गया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ऊपरी लेवल से अब एकाएक ये शेयर स्लिप होते हुए नजर आ रहा है। अब 256 के लेवल्स पर केवल 1% तक की तेजी के साथ आप देख सकते हैं एकाएक स्लाइड इस शेयर पर अब देखने को मिल रहा है इस नोटिस की वजह से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और कल होने वाली अहम कैबिनेट मीटिंग के बारे में जान लेते हैं। कल आम बजट और रेल बजट को मिलाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जा सकता है और क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा में है वो जान लेते हैं आलोक से। आलोक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बताइए आलोक। आलोक क्या आप सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि कल की कैबिनेट बैठक में क्या कुछ एजेंडे में है और खासतौर पर आम बजट और रेल बजट को मिलाने का जो प्रस्ताव है क्या उस पर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जो 3 प्रपोजल हैं जो बहुत ही एक तरह से अहम है, कह सकते हैं संसदीय परंपरा को लेकर बात करें तो, बजट प्रेजेंटेशन को लेकर बात करें तो, और साथ ही साथ जो बजट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको लेकर बात करें तो, ये जो कल जो कैबिनेट की बैठक हो सकती है, अमूमन बुधवार को होती है और कल सुबह में 10:30 बजे बैठक हो सकती है। तो इस बैठक में बहुत ही अहम प्रपोजल्स को मंजूरी मिल सकती है। इसमें जो सरकार ने रेल बजट और आम बजट को एक करके बजट अनाउंसमेंट करने का फैसला किया है। पिछले अगर देखें तो 92 साल से रेल बजट आम बजट से अलग ही पढ़ा जाता रहा है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बना दिया जाए और जिस तरह से बाकी सारे मंत्रालय को, जैसे एविएशन को, पेट्रोलियम को, सबको एलोकेशन किया जाता है फंड, उसी तरह से रेलवे को भी एलोकेट किया जाए। तो एक रेलवे बजट को अलग से बजट न बना के बजट का हिस्सा बना दिया जाए। इसका मतलब आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये पार्ट बी होगा बजट का वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स ज़्यादा होंगे। और साथ ही साथ जो बजट के एडवांसमेंट की बात की गई है कि एक महीने पहले कर दिया जाए, यानी कि जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक से बजट हो जाए, ताकि जो नया फाइनेंशियल ईयर हो उसके पहले सारी जो बजट की प्रक्रिया है, बजट एलोकेशन है, वो तमाम चीज़ें पूरी हो जाएं। तो इसको लेकर भी कल प्रपोजल कैबिनेट में लाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर तीसरा जो सबसे अहम है वो है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का। जैसे कि मालूम होगा कि GST लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2017 से, और साथ ही साथ जो 12th 5-year प्लान है जो कि 12 से 2017 तक का है वो भी खत्म हो रहा है। तो ऐसे में नॉन प्लान और प्लान्ड एक्सपेंडिचर को खत्म करके कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर इसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये 3 जो अहम प्रपोजल हैं कल कैबिनेट की बैठक में CCPA होगी, CCA होगी और तमाम जो होगी, इनमें तीनों इस प्रपोजल को मंजूरी मिलने की संभावना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरे ही अपडेट के लिए। और नजर रहेगी बाजार की भी कि कल जो अहम फैसले होने वाले हैं किस तरीके का अपडेट यहाँ से निकलते हुए नजर आता है। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का जो IPO है अब 29% तक बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आज सेकंड डे है और IPO का जो रिटेल हिस्सा है वो 37% तक सब्सक्राइब हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के IPO पर ब्रोकरेज हाउसेस ने भी थम्स अप दिया है। और IPO को ग्रे मार्केट में किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी केतन जोशी भी मौजूद है। बताइए केतन।
देखिए, ग्रे मार्केट ने आज भी वही बरकरार रखा है स्टैंड अपना जो कल था, मतलब कि प्रति शेयर प्रीमियम है वो 30 से 33 रुपया है, वो आज भी बरकरार है। इसका साफ मतलब है, जो ग्रे मार्केट के जानकार हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि अब तक के जो हम आंकड़े देखें तो ओवरऑल 26% सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन है वो 37% हो गया है। इसका साफ मतलब है कि आम निवेशकों को इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। और 2,52,000 अर्जियाँ आई है रिटेल इन्वेस्टर की। और जो ज़्यादातर आईपीओ होते हैं वो अंतिम दिन पर ही काफ़ी बड़ी मात्रा में सब्सक्राइब होते हैं, और तब जाकर अभी हम कल तक इंतज़ार करेंगे और फिर पता चलेगा कि ग्रे मार्केट में ये जो 30 से 33 रुपया प्रति शेयर जो प्रीमियम बोल रहा है वो बरकरार रहता है कि ऊपर या थोड़ा नीचे जाता है। तो कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो अब तक का सिनेरियो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया केतन इस पूरी ही अपडेट के लिए। लेकिन आज भी एक अहम बैठक हुई है, वो है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी की एफपीआईज की और के साथ। और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांता दास का कहना है कि एफपीआईज के साथ जो बैठक हुई है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफ़ी चर्चा हुई, और खासतौर पर एफपीआईज का जो कंसर्न था वो टैक्सेशन को लेकर था। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। We had the interaction with the FPIs today. This will be followed by an interaction with all the domestic institutional investors also. The basic focus is to improve the ease of operations, the ease of doing business, if you can call it that way. If there are procedural simplifications required or if there are process changes required, we will certainly look at that. I think nobody has any reservations about the fundamentals and the robustness of where the Indian economy is today positioned, and they are looking at bigger opportunities for investing in Indian market. So the overall outlook, I must say, is very, very positive. ऑलराइट, तो आपने सुना शक्तिकांता दास को, जिनका मानना है कि एफपीआईज का अभी भी काफ़ी आउटलुक पॉजिटिव है भारत को लेकर, और वो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि एमसीएक्स एसएक्स को स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा देने के मामले में सीबीआई ने आज बड़ा छापा मारा है। सीबीआई ने 9 जगहों पर छापेमारी की है और ये छापे जिग्नेश शाह और साथी जोसेफ मैसी के घर पर भी मारे गए हैं। इसके अलावा एमसीएक्स और साथी एमएससीआई के दफ्तर पर भी सीबीआई के छापेमारी हुई है। आपको ये भी बता दें कि 2012 में एमसीएक्स एसएक्स को स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा मिला था और 2014 में सीबीआई ने इस केस के बारे में चर्चा की थी, और अब उसके ही मामले में आगे बढ़ते हुए सीबीआई ने यहाँ पर छापेमारी की है। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़ों के बारे में। कल हमने आपको जिस तरीके से बताया था कि होम लोन्स को आप किस तरीके से इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं, आज भी हमारे साथ मेरे सहयोगी संदीप जुड़े हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग आंकड़े लेकर। संदीप, अब आप ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, कौन सा ऐसा बेहतरीन विकल्प हो सकता है अगर उसी राशि को लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि शायद प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करेंगे तो लंबे समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो क्या इन आंकड़ों को आप कुछ और तरीके से आंक रहे हैं? बिल्कुल साक्षी, अगर आप देखें सेंसेक्स वर्सेस रियलिटी की जो डिबेट है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है निवेश को लेके, और जो लंबी अवधि के आंकड़े वो यही बता रहे हैं कि अगर आप सेंसेक्स में निवेश करते हैं तो प्रॉपर्टी के जो रिटर्न्स हैं उसको भी बीट कर सकते हैं। पहले कुछ प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। आइकॉनिक एक्टर राजेश खन्ना का जो कार्टर रोड मुंबई में बंगला था आशीर्वाद, वो उन्होंने 1970 में 3.5 लाख रुपये में खरीदा था। जब उसे बेचा था 44 साल बाद 2014 में, तो उसकी जो राशि मिली थी 85 करोड़ की मिली थी, यानी कि करीब 19.4% के आसपास के सालाना रिटर्न इस प्रॉपर्टी ने डिलीवर किए थे। इसी तरह वर्ली मुंबई में समुद्र महल प्रॉपर्टी जो है 1970 में इसकी जो कीमत है 700 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के आसपास की थी। 2013 में ये बढ़कर 1,18,000 पे पहुंच गई, यानी कि इस प्रॉपर्टी ने करीब 13.5% रिटर्न डिलीवर किए। इसी तरह से कार्माइकल रोड मुंबई में अगर आदि गोदरेज का एक जो फ्लैट खरीदा था उसमें करीब 1 लाख रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया था 1963 में। ये प्रॉपर्टी उन्होंने 48 साल बाद जब 2011 में बेची तो 25 करोड़ रुपये के आसपास की रकम मिली, यानी कि करीब 18.5% के आसपास के रिटर्न हैं वो इस प्रॉपर्टी ने डिलीवर किए। इसके विपरीत अगर आप सेंसेक्स की बात करें
78-79 जो कि बेस ईयर था, 100 रुपये प्रति यूनिट की वैल्यू जो थी वो सेंसेक्स की थी, जो कि मार्च 2015 जब हाई बनाया था 30,000 का सेंसेक्स ने, उसमें अगर आप देखें जो रिटर्न डिलीवर हुए पिछले 36 साल में करीब 17.2% के आसपास के हैं। उसमें अगर आप डिविडेंड यील्ड भी मान लें जो कि सालाना करीब 2-2.5% के आसपास की होती है, तो कुल मिला के करीब 20% के आसपास के सालाना रिटर्न सेंसेक्स ने डिलीवर किए हैं, जो कि जो 3 प्रॉपर्टीज़ की बात की थी या तो फिर कोई भी आइकॉनिक या प्रीमियम प्रॉपर्टी की बात करें उससे ज़्यादा नजर आएंगे। यानी कि प्रॉपर्टी जिस तरह से लंबी अवधि के लिए होल्ड की जाती है, अगर आप सेंसेक्स को भी लंबी अवधि के लिए या तो फिर शेयरों को लंबी अवधि के लिए होल्ड करें तो प्रॉपर्टी से कहीं ज़्यादा निवेश आपको देखने को मिल सकता है। शर्त यही है कि आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करें, ऐसे शेयरों को चुनें जो कि फंडामेंटली काफ़ी साउंड है और जो नीजक रिएक्शन छोटी अवधि के लिए बाजार में आते हैं उनसे आप घबराए नहीं, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। आपका जो निवेश है सेंसेक्स या तो फिर शेयरों में, वो जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रॉपर्टी में निवेश है लंबी अवधि के लिए उसको बीट करता नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरे इंटरेस्टिंग आंकड़े को सामने लाने के लिए।